मॉर्निंग। छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण है जो सूक्ष्म जीवों को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। इसी प्रकार अखरोट तथा अंडों के छिलके फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण का काम करते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया में विलंब उत्पन्न करते हैं। तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को लंबित किया जा सकता है और इससे भोजन का संरक्षण संभव हो पाता है। जमा हुआ भोजन ताज़े भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं। इन रसायनों को परिरक्षक कहते हैं। एंजाइम का कारण भी भोजन खराब होता है। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। एक कच्चे केले को कुछ दिनों के लिए रखने पर केला पक जाएगा और पीला हो जाएगा और फिर सड़ने लगेगा। यह सब एंजाइम के कारण होता है। यदि एंजाइमों की अभिक्रिया को रोक दिया जाए तो खाद्य पदार्थ सड़ने से बच जाएगा। औषधियाँ रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में प्रयोग किया जाता है, औषधियाँ कहलाती है। रसायन को चिकित्सा विज्ञान में उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ज्वरनाशक वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशक कहलाता है। उदाहरण एस्प्रिन, एसोटिल सैलिसिलिक अम्ल, पैरासीटामोल तथा फिनएसिटिन। पीड़ाहारी या दर्दनाशक औषध जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है, दर्दनाशक कहलाती है। इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: अनिद्राकारी औषध, निद्राकारी औषध। अनिद्राकारी दर्दनाशक एस्प्रिन, एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल तथा पैरासीटामोल 2-एसिटामिडोफिनोल अति लोकप्रिय अनिद्राकारी दर्दनाशक है। निद्राकारी पीड़ाहारी औषध जो जब सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती है तथा दर्द कम करती है तथा निद्रा उत्पन्न करती है, निद्राकारी कहलाती है। जबकि अधिक मात्रा में यह आलसीपन, कोमा तथा मृत्युकारक हो सकती है। निद्राकारी पीड़कनाशक मुख्यतः अफीम, ओपियम उत्पादन जैसे मॉर्फिन, कोकीन तथा हीरोइन होते हैं तथा ये आदत निर्माणक हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। यह निद्राकारी ओपिएट कहलाते हैं क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। पूर्तिरोधी वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, पूर्तिरोधी कहलाते हैं। पूर्तिरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं तथा इनका प्रयोग कटने तथा घावों पर किया जा सकता है। पूर्तिरोधियों के सामान्य उदाहरण मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट आदि है। विसंक्रामक वे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, विसंक्रामक कहलाते हैं। इनका प्रयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण में किया जाता है। यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। उदाहरण फिनॉल, मेथिलफिनॉल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। प्रशांतक वे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं। ये औषध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं तथा उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनमें अति तनाव, अवसादित तथा हिंसक गुण होते हैं। रेजर पाइन एक प्रबल प्रशांतक है जिसे राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से पृथक किया जाता है।
बारबीट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न जैसे ल्यूमिनल, सेकोनल आदि अन्य प्रशांतक औषध हैं। प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1929 में कवक पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। सल्फा ड्रग्स औषधों का वह समूह जो कि सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होते हैं सल्फा ड्रग्स कहलाते हैं। सल्फाडाइजीन यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फा ड्रग है। यह लगभग सभी प्रकार के कॉक्सस संक्रमणों में प्रभावकारी है। इसका प्रयोग पेचिश, मूत्र व श्वसन संक्रमणों के उपचार हेतु किया जाता है। बेहोशी कारक वे औषध जो सभी प्रकार की कोशिकाओं, प्रमुखतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करते हैं, बेहोशी कारक कहलाते हैं। बेहोशी कारकों का प्रभाव उत्क्रमणीय होता है, अर्थात प्रभावित अंग बेहोशी कारक की सांद्रता के कम हो जाने पर शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव्स ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवक से करने में किया जाता है। कुछ सामान्य प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक निम्नलिखित हैं। सोडियम मेटा बाईसल्फाइड Na2S2O5 इसका प्रयोग जैम, सॉस तथा अचारों के परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट यह सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है जिसका प्रयोग मृदु पेय तथा अम्लीय भोजन तथा अचार में किया जाता है। सॉर्बिक अम्ल तथा इसके लवण सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट का अत्यधिक प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थ में यीस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे चीज, पका खाना, अचार तथा कुछ मांस एवं मछली उत्पाद। एपोक्साइड एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक है तथा शुष्क फल, मसालों आदि के परिरक्षण में काम आता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्य है। इसका सूत्र C6H5COOH होता है। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्मजीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेऑन। घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक फ्रेऑन है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है।
शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, फल शर्करा। शहद के प्रमुख घटकों में फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.2%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% तथा जल 17.2% शामिल है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? आंसर डी। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। यद्यपि एस्पर्टेम की प्रति ग्राम मात्रा शरीर द्वारा उपापचय क्रिया के पश्चात 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, परंतु एस्पर्टेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसीलिए इसका कैलोरी अंश नगण्य होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का, पायस का। दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसमें कौन कोलाइडी नहीं है? तो शहद कोलाइडी नहीं है, बाकी कोलाइडी है। दूध, खून, आइसक्रीम कोलाइडी है। कोलाइडी एक विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडल प्रभाव अर्थात कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अतः ये कोलाइडी नहीं है। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। एक रूपन प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध के में समान रूप से वितरित रह सके। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती और दूध का गाढ़ापन और प्रकृति एक रूप हो जाती है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्मजीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? लैक्टिक अम्ल। दूध से दही उचित तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 12 घंटे में स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण बनता है। प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। जीवाणु। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है।
यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश है। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के किए उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक साबुन के स्थान पर कपड़े धोने तथा बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुएं साफ करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। साबुन का उपयोग केवल मृदु जल में किया जाता है, कठोर जल में नहीं। परंतु इसके विपरीत अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में ओविले लवण नहीं बनाते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अनुभार के लवण होते हैं, जिनके धनायन या ऋणायन में 12 से 18 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। उदाहरण के लिए सोडियम लॉरिल सल्फेट यह एक प्रमुख ऋणायनी अपमार्जक है जिसके ऋणायन में 12 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः अपमार्जक बिना किसी हानि के कोमल रेशों से बने वस्त्रों को साफ करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है, जो कोमल वस्त्रों को धोने के लिए हानिकारक है। साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे पामिटिक अम्ल C15H31 COOH, स्टीएरिक अम्ल C17H35 COOH आदि के धातु लवण साबुन कहलाते हैं। साधारणतः उच्च वसा अम्लों के जल में विलेय सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं क्योंकि उनमें मैल साफ करने का गुण होता है। उदाहरण के लिए सोडियम स्टीएरेट C14H35 COONA एक साबुन है। साधारण साबुन तेल या वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं। तेल या वसा का कॉस्टिक सोडा विलयन या अन्य क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। यह क्रिया तेल या वसा का साबुनीकरण कहलाती है। तेल या वसा के साबुनीकरण द्वारा प्राप्त साधारण साबुन उच्च वसा अम्लों C8 से C18 के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। संतृप्त वसा कठोर साबुन और तेल मृदु साबुन देते हैं। साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ वनस्पति तेल या वसा। साबुन बनाने में मूंगफली, महुए, अरंडी, नारियल आदि का तेल प्रयुक्त किया जाता है। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास तेल या वसा का साबुनीकरण कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास विलयन द्वारा कराया जाता है। पूरक साबुन में प्रायः कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन बढ़ जाता है और साबुन सुगमता से ठोस के रूप में जम जाता है। इन पदार्थों को पूरक कहते हैं। सोडियम सिलिकेट, सोप स्टोन आदि साबुन बनाने में पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कपड़े धोने के साबुन में थोड़ा रोजिन बिरोजा भी मिलाया जाता है, जिसकी उपस्थिति से साबुन अधिक झाग देता है और उसकी मैल साफ करने की क्षमता बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त
लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन। सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है तथा जल में विलेय ध्रुवीय भाग COO सिंगल बॉन्ड Na+ समूह। पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह C17H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह COO सिंगल बॉन्ड Na+ जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ हैं। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। सी ए सही है, आर गलत है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। तो इसका आंसर है ए, सही है दोनों और सही स्पष्टीकरण है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारणीयता बनी रहे। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है जिससे वह शुष्क रहता है। उर्वरक। उर्वरक वे साधन हैं जिनका प्रयोग पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मिट्टी में किया जाता है। उर्वरक का सीधा अर्थ है उर्वरता प्रदान करने वाला। उर्वरक डालने से अनुर्वर मिट्टी भी उर्वर हो जाती है। इन्हें अकार्बनिक खाद कहा जा सकता है। खाद शब्द उर्वरक का ही पर्याय है किंतु पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग गोबर या खरपतवार जैसे कार्बनिक पदार्थों से बने काले कलूटे पदार्थ के लिए होता आया है जिसे कंपोस्ट भी कहते हैं। ये खादें कार्बनिक खादें हैं। खादों में NPK तथा खनिजों की मात्रा कम रहती है जबकि उर्वरकों में ये सांद्र रूप में रहते हैं। इन खादों की प्रचुर मात्रा मिट्टी में डालनी पड़ती है और इनका बनाया जाना गोबर तथा वानस्पतिक पदार्थों पर निर्भर करता है किंतु उर्वरकों को कृत्रिम रूप से कारखाने में तैयार किया जाता है और विभिन्न तत्वों की सांद्रता इच्छा अनुसार रखी जा सकती है। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो सकती है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु घट सकते हैं और सूक्ष्मांतरिक तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी हो सकती है। इसलिए आजकल उर्वरकों के साथ कार्बनिक खादों का भी इस्तेमाल संस्तुत किया जाता है। अब तो उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक उर्वरक भी तैयार किए जा रहे हैं। खाद के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट, केंचुए द्वारा निर्मित खाद भी इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ एक दलहनी फसलों को उगाकर भी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सकती है। यह भूमि उर्वरता के संरक्षण का प्राकृतिक उपाय है। उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेषण के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक के प्रकार। मुख्यतः उर्वरक 3 कोटियों में रखे जाते हैं: नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक तथा पोटेशिय उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक, इसमें अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट का संयुक्त रूप
तथा एमाइड युक्त उर्वरक आते हैं। अमोनिया युक्त उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट उर्वरकों में पोटेशियम तथा सोडियम नाइट्रेट और अमोनिया नाइट्रेट संयुक्त रूप में अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मुख्य हैं। एमाइड युक्त उर्वरक में यूरिया प्रमुख है। हमारे देश में समस्त नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन होता है, किंतु यूरिया का उत्पादन सर्वोपरि है। नाइट्रोजनी उर्वरकों में यूरिया में 45% नाइट्रोजन रहता है और द्रव अमोनिया में 82% इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में नहीं होता। नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट 21%, अमोनियम क्लोराइड 25%, अमोनियम नाइट्रेट 35%, कैल्शियम नाइट्रेट 17%, सोडियम नाइट्रेट 16%, कैल्शियम साइनामाइड 21%, यूरिया 45%। फॉस्फेटी उर्वरक, इसमें मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट तथा पॉलीफॉस्फेट मुख्य हैं। इनमें से सिंगल सुपर डाई अमोनियम फॉस्फेट मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। हड्डी का चूरा, चूर्णित, रॉक फॉस्फेट तथा बेसिक स्लैग अन्य फॉस्फेट स्रोत हैं। जब फॉस्फेटी उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है तो उनका बहुत सा अंश अविलेय बन जाता है। यदि कार्बनिक पदार्थ खाद के साथ मिलाकर फॉस्फेटी उर्वरक डाले जाएं तो वे पौधों के लिए उपलब्ध बने रहते हैं। रॉक फॉस्फेट तथा बेसिक स्लैग ऐसे फॉस्फेटी पदार्थ हैं जिन्हें महीन चूर्ण के रूप में मिट्टी में डालने से धीरे धीरे लाभ मिलता है। फॉस्फेटी उर्वरकों में प्राप्य फॉस्फेट: सुपर फॉस्फेट 16 to 47%, एमोफॉस 48%, बेसिक स्लैग 15 to 25%, हड्डी का चूरा 20 to 35%, रॉक फॉस्फेट 25 to 30%, कैल्शियम फॉस्फेट 50%, मेटाफॉस्फेट 64%। पोटेशियम उर्वरक, इसमें कैबिनेट तथा म्यूरिएट ऑफ पोटास मुख्य हैं। यह दोनों प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। कैनिट में पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट अशुद्धि के रूप में रहता है। म्यूरिएट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है। पोटेशियम सल्फेट को म्यूरिएट ऑफ पोटास से तैयार किया जाता है। वैसे तो मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होने से पोटेशियम उर्वरक डाले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इस उर्वरक को लगातार डालने से मिट्टी में पर्याप्त पोटेशियम स्थिरीकृत रूप में परिणत हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड 48 to 60% पोटास, पोटेशियम सल्फेट 48 to 50%, कैनिट 12 to 16%, पोटेशियम नाइट्रेट 44%, लकड़ी की राख 3 to 7%, तंबाकू के डंठल 4 to 9%। जैविक उर्वरक, कतिपय सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने की क्षमता रखते हैं, यथा एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम तथा राइजोबियम। कुछ एल्गी भी भूमि उर्वरता बढ़ाने वाले हैं। फलतः जीवाणु कल्चर परिविधि द्वारा जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा से किसी फसल के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। इसका आंसर है दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को प्रमुख आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद में मात्र 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, अतः इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरी तीमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन नहीं रहता है उर्वरक में, नत्रजन, क्लोरीन और फास्फोरस उर्वरक में रहता है। नेक्स्ट है, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं।
उर्वरक में मुख्यतः उपस्थित होते हैं स्थूल पोषक तत्व नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जस्ता। इसमें गलत कौन सा है? व्याख्या देखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पौधों के दीर्घ पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने व बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोरोन पौधों का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हॉट रॉट तथा सेब में आंतरिक कॉर्क नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में गुटिकाएं नहीं बनती है। ऐसा पाया गया है कि बोरोन कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। तो सभी विकल्प सुमेलित है। फिर से नत्रजन वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरोन रोग प्रतिरोधकता। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। प्रश्नगत विकल्प में दिए गए उर्वरकों में से अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ते हैं। यूरिया है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? यूरिया। प्रश्नगत रासायनिक उर्वरकों में 20 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया जल में अधिक घुलनशील है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? 2 और 3। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लीचिंग हो सकता है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अनुपयुक्त अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण विभिन्न तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाना, भौम जल की नैसर्गिकता, नाइट्रोजन के निक्षालन से नष्ट हो जाना, जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना, यूट्रोफिकेशन प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पति वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। नीम आलेपित यूरिया में यूरिया के प्रत्येक कण में नीम के तेल का लेपन होता है जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है, जिससे फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। नीम लेपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इससे फसल उत्पादन भी अधिक होता है। नीम लेपित यूरिया औद्योगिक प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं है, जिससे सब्सिडी कृत यूरिया के गैर कृषि उपयोग में गैर कानूनी पथांतरण की संभावना भी बहुत कम होगी। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? 18% नाइट्रोजन, 40% P2O5। डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 HPO4। इसके रासायनिक संगठन में
40 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? NPK। कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट नहीं है। रासायनिक उर्वरक है कौन? यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। यह फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें हैं सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द तथा जंगली नील। इसमें गलत है डी नंबर, सही को पढ़ देते हैं। नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर, एजेटोबैक्टर गेहूँ, एजोला एनाबीना नॉस्टॉक नील हरित शैवाल आदि धान की फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर पाइसम सेटाइवम की फसल है, जबकि एजेटोबैक्टर गेहूं की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण कारक है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।